इतना कहकर यक्षिणी अपना खून से सना हाथ विराट के सीने से बाहर निकालने लग जाती है। जैसे ही यक्षिणी अपना हाथ विराट के सीने से बाहर निकालती है, विराट अपना दम तोड़ देता है, क्योंकि यक्षिणी के हाथ में विराट का दिल था जो सिकुड़ चुका था। अगले ही पल यक्षिणी विराट का दिल लेकर गायब हो जाती है, ठीक उस तरह जिस तरह बारिश की बूंदें होती है। टाइपराइटर की बटनें दबने की आवाज सुनाई दे रही थी। टक 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 टक। एक आदमी जो कि कोट पैंट पहना हुआ था, एक बंद कमरे में सफेद टाइपराइटर के ऊपर कहानी टाइप कर रहा था। उस आदमी ने बड़ा सा गोल चश्मा पहना हुआ था। कमरे के अंदर चारों तरफ बुक सेल्फ रखी हुई थी, जिनमें करीब 1000 से भी ज्यादा किताबें जमी हुई थी। टेबल के ऊपर ही एक ऐश ट्रे थी, जिसमें कुछ आधी जली तो कुछ पूरी जली सिगरेट और ऐश रखी हुई थी। हॉरर कहानी, लेखक की रचना प्रक्रिया। लेखक ने संजीदा होकर कहा, चलो ये भाग तो पूरा हुआ, अब दूसरे भाग में वंदना अपने पति की मौत का बदला लेगी, साथ में यक्षिणी के अभिशाप का पता लगाएगी और उसे इस अभिशाप से मुक्ति दिलाएगी। रीडर्स को बहुत दुख होगा विराट की मौत से, पर क्या करें, मौतें होगी तभी तो हॉरर कहानी आगे बढ़ेगी। फिर लेखक ने अपने मोबाइल से किसी को फ़ोन किया। फ़ोन पर जगदीश ने थकी हुई आवाज़ में कहा, हेलो कौन? लेखक ने उत्साहित होकर कहा, हेलो जगदीश, वो मैं बोल रहा था कि कहानी तैयार हो गई है। जगदीश ने थका हुआ जवाब दिया, अच्छा सर आप हैं, क्या कहा आपने, कहानी तैयार हो गई? ये तो बहुत अच्छी बात है सर, पर बुरा मत मानिएगा सर, ये बात आप मुझे सुबह भी बता सकते थे, इतनी रात में कॉल करने की क्या ज़रूरत थी? लेखक हंसते हुए बोले, क्या कहा इतनी रात में, आखिर अभी वक्त ही क्या हुआ है बस। कहानी का नाम है यक्षिणी, एक डरावनी कहानी लेखक के कमरे में जन्म ले रही है। अरे 3 बज गए, इतनी रात हो गई, मुझे तो पता ही नहीं चला, मुझे तो लगा अभी 9-10 बज रहे होंगे, लेखक ने हताश होकर कहा। मोबाइल से सहानुभूतिपूर्ण आवाज आई, कोई बात नहीं सर, मैं समझ सकता हूँ आप इतनी लगन के साथ कहानी लिखते हैं कि आपको वक्त का एहसास ही नहीं होता। लेखक ने उत्साह से कहा, हाँ ये तो है, देखना जब ये किताब आएगी तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रात रात भर जागकर ये कहानी लिखी है मैंने। मोबाइल की आवाज ने प्रशंसा करते हुए कहा, वो तो होनी ही है सर, आखिर आपकी कहानी में जान होती है, इतनी जान कि सोए हुए मुर्दों को भी जगा दे और उनको भी कहानी सुनने के लिए मजबूर कर दे। वैसे अभी जो कहानी आपने लिखी उसका नाम क्या है? लेखक ने रहस्यमयी स्वर में कहा, इस कहानी का नाम है यक्षिणी, एक डायन। मोबाइल के अंदर से हैरानी के साथ आवाज सुनाई देती है, क्या कहा सर, यक्षिणी? हाँ यक्षिणी, क्या हुआ, तुम इतना शॉक्ड क्यों हो रहे हो? सर ने जिज्ञासा से पूछा। सर मैंने सुना है ये जो यक्षिणी है ये आपके गांव के पास जो किश्नोई नदी है वहां पर घुमा करती है और मर्दों के साथ वो सब यानी वही सब करके उन्हें मार देती है। यक्षिणी ने गंभीर स्वर में कहा। हाँ तो? सर ने बेफिक्र होकर जवाब दिया, तो सर आपको डर नहीं लगता, जिस गांव में यक्षिणी घूमती है वहीं पर रहकर उसके बारे में कहानी लिखकर, अगर यक्षिणी ने आपको कुछ कर दिया तो? यक्षिणी ने चिंता जताई। जगदीश, यक्षिणी इतनी बुरी नहीं होती जितना गांव के लोग और तुम सब समझते हो, सर ने शांतिपूर्ण स्वर में कहा। मतलब? यक्षिणी ने जिज्ञासा व्यक्त की। मतलब यह कि यक्षिणियां बहुत अच्छी होती है, इतनी अच्छी कि दूसरों की खुशी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए, पर कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसी घटना घटती है कि आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। श्रोता थोड़ा उलझन में पूछता है, कैसा घटना सर? मैं कुछ समझा नहीं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में अनेक लोक हैं, जिसमें देवी देवताओं, सूर असुर, राक्षसों का वास होता है। इन सभी लोकों की दूरी पृथ्वी से अलग अलग है। कहा जाता है कि इन सभी लोकों में विष्णु लोक सबसे ऊपर है और सबसे निचला लोक यक्ष, यक्षिणियों और अप्सराओं का है, जो पृथ्वी से सबसे नजदीक है। जो लोग पृथ्वी के सबसे नजदीक है उस लोक के देवी देवताओं की पूजा करने से वो देवी देवता जल्दी प्रसन्न होते हैं। जगदीश जिज्ञासु होकर पूछता है, ऐसा क्यों सर, उस लोक के देवी देवता जल्दी प्रसन्न क्यों होते हैं? क्योंकि लगातार ठीक दिशा और समय पर किसी मंत्र की साधना करने से उन देवी देवताओं तक तरंगें जल्दी पहुंचती है। यक्ष यक्षिणियों के लोक में से ही एक यक्षिणी द्वापर युग के अंत में पृथ्वी पर आई थी, जिसको एक अभिशाप मिला था, एक ऐसा अभिशाप जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। कैसा अभिशाप सर? किस अभिशाप की बात कर रहे हैं और उसे ये अभिशाप किसने दिया था? एक दूसरे लोक से पृथ्वी पर आई यक्षिणी को एक अभिशाप मिला था
आखिर क्या था वो अभिशाप और किसने दिया था? जानने के लिए सुनिए यक्षिनी, एक डायन का अलगा एपिसोड। EP2 वो शिकार करती है। बताइए ना सर, क्या अभिशाप मिला था यक्षिनी को? जगदीश ने उत्सुकता से पूछा। वो जानने के लिए तुम्हें मेरी किताब के दूसरे भाग के आने का इंतजार करना पड़ेगा, समझे? लेखक ने छेड़ते हुए कहा। अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है सर किताब बेचने की, जगदीश ने हंसी के साथ जवाब दिया। वो तो होगी ही जगदीश, किताब बेचता हूँ और उस किताब के साथ अपने दर्द भी, तो उन आंसुओं के पैसे तो वसूलूंगा ही ना। बस एक बात दिमाग में रखना, कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, उसे बुरा बनाया जाता है, लेखक ने दार्शनिक अंदाज में बताया। मतलब यक्षिनी बुरी नहीं थी, उसे बुरा बनाया गया था, है ना सर? जगदीश ने विचारमग्न होकर कहा। मैंने कहा ना, अब मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा, जो जानना है किताब का दूसरा भाग पढ़ के जानना, समझे? लेखक ने अंतिम रूप से कहा। बातें करते करते लेक की सिगरेट खत्म होने वाली थी, उसमें बस 1-2 कश ही बचे थे। डोंट, जगदीश हिचकिचाते हुए फिर लेखक से पूछता है, एक बात पूछूं? लेखक जरा भी नहीं हिचकिचाते और कहते हैं, तुम नहीं मानने वाले ना? ठीक है, पूछो। जगदीश पूछता है जैसे कि एक रहस्य खोलने की कोशिश कर रहा हो। सर, आपकी बातों से ऐसा लगता है जैसे आप अब यक्षिनी को बहुत करीब से जानते हैं। क्या आपने कभी यक्षिनी को देखा है? सवाल सुनकर लेखक एकदम चुप हो जाता है। लेखक के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी सोच में डूब गया हो। जगदीश थोड़ी गंभीरता से पूछता है, क्या हुआ सर, आप चुप क्यों हो गए? बताइए ना, क्या आपने कभी यक्षिनी को देखा है? फिर जोर देकर कहते हैं, क्या कभी आपका यक्षिनी से सामना हुआ है? थोड़ी देर के बाद लेखक धीरे से बोलता है, मेरा यक्षिनी से सामना नहीं, बल्कि मैंने तो खुद यक्षिनी के साथ। इतना ही कहा था कि तभी फोन कट हो जाता है। लेखक की यक्षिनी की कहानी के लिए उनकी किताब जरूर देखें। लेखक अपना मोबाइल देखते हुए कहता है, अरे ये क्या, फोन कैसे कट गया? लगता है नेटवर्क चले गया। ये गांव में यही प्रॉब्लम रहती है, पता ही नहीं चलता कब नेटवर्क आता है और कब चले जाता है, बोले लेखक ने थोड़ी निराशा के साथ। लेखक मोबाइल रख देता है और खड़े होने के लिए बैसाखी का सहारा लेता है। लेखक को स्पष्ट रूप से लंगड़ाहट महसूस होती है और वह शुरू होता है धीरे धीरे चलना। लेखक के कमरे के अंदर लगे लैपटॉप को देखते हुए कहता है, अरे अब ये लाइट को क्या हो गया अचानक? शब्दों में आश्चर्य झलक रहा था। देखते ही देखते लाइट पूरी तरह बंद हो जाती है और कमरे के अंदर चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। इतना अंधेरा कि लेखक को उसके हाथ पैर भी दिखाई नहीं दे रहे थे। ये हो क्या रहा है आज? कहीं वो आ तो नहीं गई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो नहीं आ सकती, लेखक ने बेचैनी से कहा। बस इतने में स्कूल लेता बाहर, लेखक ने खुद से इतना ही कहा था कि तभी कमरे का दरवाजा जो बंद हुआ था वो अपने आप खुल जाता है। दरवाजे के बाहर से हल्की सी सफ़ेद रोशनी आ रही थी। लेखक जल्दी जल्दी बैसाखी के सहारे दरवाजे के पास जाने लग जाता है, तभी कोई उसका पैर पकड़ लेता है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। मेरा पैर, लेखक ने दुखी होकर कहा। लेखक धीरे धीरे अपने पैर की तरफ देखने लग जाता है, पर अंधेरा इतना ज्यादा था कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेखक जैसे ही अपना हाथ अपने पैर पर रखता है, उसको महसूस होता है कि उसका हाथ किसी दूसरे के हाथ के ऊपर रखा हुआ था। लेखक डर जाता है और झट से अपना हाथ अपने पैर से हटा लेता है। तभी उसे एहसास होता है कि अब किसी ने उसका पैर नहीं पकड़ा हुआ था। लेखक जितनी फुर्ती के साथ रेंगते रेंगते दरवाजे के पास जा सकता था, उतनी फुर्ती से जाने लग जाता है। लेखक दरवाजे के पास पहुंचा ही था कि तभी वो दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। थोड़ी ही देर बाद दरवाजे के बाहर लेखक की दर्द से कराहने की आवाज़ सुनाई देने लग जाती है। कका, कौन हो तुम? लेखक ने परेशान। मैं यक्षिनी, तेरी मौत, भयानक आवाज में यक्षिनी ने जवाब दिया। कुछ देर तक लेखक और यक्षिनी की बातें चलती हैं, पर उन दोनों की बातों की आवाज दरवाजे के बाहर नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद लेखक की एक जोर से चीख सुनाई देती है। ये एक ऐसी चीख थी जो दिल को दहला कर रख दे। अगले ही पल दरवाजे के नीचे से लेखक का खून बहकर दरवाजे के बाहर आने लग जाता है। 13 साल बाद ट्रेन जो कि तेज रफ्तार के साथ पटरी पर भागी जा रही थी, ठीक उस तरह जिस तरह हमारी जिंदगी भागती है। फर्क इतना है, ट्रेन स्टेशन आने पर रुकती है, पर हमारी जिंदगी कभी नहीं रुकती है जब तक हमारी सांसें ना रुक जाए। युग जिसकी उम्र 26 साल, गोरा रंग,
चेक शर्ट ब्लैक पैंट पहनकर विंडो सीट पर बैठा हुआ था और अपने कानों में हेडफोन डालकर प्रतिलिपि स्टोरीज एम पर भूतिया कहानी इकेडयान सुन रहा था। कहानी सुनते हुए ही युग विंडो के बाहर दिख रहे मेघालय के गारो पहाड़ की हसीन वादियों का मजा ले रहा था। वही गारो पहाड़ जिसका नामकरण तिब्बती तथा बर्मी जनजाति गारो पर हुआ था। गारो पहाड़ नीस चट्टान का बना हुआ था। पहाड़ों को चारों तरफ से सफेद बादलों ने घेर लिया। जिन्हें देखकर एहसास कर रहा था कि पहाड़ों ने बादलों की सफेद चादर ओढ़कर रखी हुई हो। उन्हीं बादलों को देखते देखते युग की आंख हलग जाती है। अभी थोड़ी देर पहले युग की आंख हलगी ही थी कि भी उसे एहसास होता है कि कोई उसका हाथ छू रहा था। कोई बार बार युग का हाथ पकड़कर हिला रहा था। युग बौखलाहट के साथ उठ जाता है और जब अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि उसके चेहरे के जस्ट सामने एक बुढ़े का चेहरा था जो बड़ी बड़ी आंखें करके उसे घूर रहा था। उस बूढ़े ने सफ़ेद मटमैली सी धोती पहनी हुई थी। उसके हाथ पैर पकंपा जो बड़ी बड़ी आंखें करके उसे घूर रहा था। उस बूढ़े ने सफ़ेद मटमैली सी धोती पहनी हुई थी। उसके हाथ पैर कंपा रहे थे। युग एक ट्रेन के डिब्बे में नींद के झोंके में है। जब युग की आंख खुलती है वह देखता है कि उसके सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा है। ये क्या हरकत है बाबा? युग ने गुस्से में पूछा। माफ करना बिटुआ, पर क्या करूं, तुमसे कुछ काम था इसलिए तुम्हें उठाना पड़ा, बूढ़ा आदमी ने माफी मांगते हुए कहा। युग हैरानी में पड़ गया कि आखिर इस बूढ़े को उससे क्या काम हो सकता है। क्या कहा काम था आपको मुझसे? क्या काम था? युग ने आश्चर्य जताया। वो बेटा, मुझे जानना था कि वक्त क्या हुआ है, बूढ़ा आदमी भोलेपन से बोला। युग अपनी घड़ी की तरफ गुस्से में देखता है और समय बताता है। 11 बजने वाले हैं, युग ने गुस्से में कहा। अच्छा, मतलब 1 घंटे बाद मेरा स्टेशन आ जाएगा, बूढ़ा आदमी ने राहत का सांस लिया। युग बूढ़े की तरफ अजीब से देखता है, जैसे उसकी बातों में कुछ समझ नहीं आ रहा हो। वैसे बिटुआ, तुम कहाँ पर जा रहे हो? बूढ़ा आदमी जिज्ञासु होकर पूछता। वैसे बिटुआ, तुम कहाँ पर जा रहे हो? गूगल लेंस खुन उस बूढ़े के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, वो मतलब तुम भी मेंदीपथार जा रहे हो। युग उस बूढ़े के सामने उंगली करते हुए कहती है, मतलब आप भी? हाँ बिटुआ, चलो अब सफ़र आसान हो जाएगा। अब कोई बात करने वाला मिल जाता है तो सफ़र जल्दी कट जाता है। तुम मेंदीपथार में कहाँ पर जा रहे हो? मेंदीपथार से 5 किलोमीटर दूर ही बंगलामुड़ा गांव है ना, वहीं पर जा रहा हूँ। बंगलामुड़ा में तुम्हारे रिश्तेदार रहते हैं क्या? नहीं, बंगलामुड़ा गांव में तो नहीं, पर रोंग कामुचा गांव में रहते हैं। अरे ये क्या बात हुई बेटा, जब